प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं संचयन का चैप्टर नंबर 3, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है टोपी शुक्ला। इसके राइटर हैं राही मासूम रज़ा। इस चैप्टर में हम लोग दो मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। एक तो हम विस्तृत व्याख्या करेंगे, यानी कि इसमें जो घटनाक्रम दिया हुआ है उसको समझेंगे और कहानी का क्या मोटिव है उसको समझने का प्रयास करेंगे साधारण शब्दों में। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर पर चर्चा, यानी कि विगत वर्षों में जो प्रश्नोत्तर आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उन पर हम बात करेंगे। वो किस भाषा में आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनका आंसर कैसे लिखा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर को मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस पर जो कंटेंट दिया गया है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें आपको आपके करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं। इन पे जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही सरल और सटीक भाषा में दी गई है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को ज़रूर सर्च करें, इसके वीडियोज़ का लाभ लें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं टोपी शुक्ला, जिसके राइटर हैं राही मासूम रज़ा। हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करेंगे पाठ प्रवेश पर। पाठ प्रवेश हमें बताता है कि कंटेंट क्या है, यानी कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है, जो चैप्टर में दिया गया है, इन शॉर्ट उसके अंदर किस घटनाक्रम के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। टोपी शुक्ला कहानी के लेखक राही मासूम रज़ा हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक बचपन की बात करते हैं। ठीक है, बचपन के घटनाक्रम को वो बता रहे हैं, यानी कोई बचपन में घटी हुई घटना, कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि उन्हें अभी तक याद है। बचपन में बच्चे को जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वह वहीं रहना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। छोटे बच्चों को जो प्रेम करता है, जो प्रेम से उनकी बात सुनता है, उनके साथ खेलता है, लाड़ प्यार से बोलता है, बच्चा उसी से कनेक्ट हो जाता है। बच्चा अपना या पराया नहीं देखता, बच्चा ये देखता है कि उसको प्रेम कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, यह नामों का जो चक्कर होता है वह बहुत ही अजीब होता है। जो नाम होते हैं ये हमें बांट देते हैं, इनका चक्कर बड़ा अजीब है। परंतु खुद देख लीजिए कि केवल नाम बदल जाने से कैसी गड़बड़ी हो जाती है। यदि नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और अगर नाम मोहम्मद हो तो पैगंबर यानी पैगाम देने वाला कहते हैं। कहने का अर्थ है कि एक को ईश्वर और दूसरे को ईश्वर का पैगाम देने वाला कहा जाता है। नाम का अंतर बताने का कोशिश की है। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल जाते हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवरों को चराया करते थे। बिल्कुल सही बात है। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज में रहने वाले कुमार थे, ये भी ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो जाति धर्म संबंधी जो भेदभाव हमारी सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलता है उसको समझाने का प्रयत्न किया गया है इस कहानी के माध्यम से। नाम से मालूम पड़ता है टोपी शुक्ला। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी लेखक ने दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम परिवार है। यानी दो बच्चों के बचपन की एक घटनाक्रम है। ठीक है, दोनों अलग अलग कास्ट से, अलग अलग जातियों से आते हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। ठीक, दोनों परिवार समाज के बनाए नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं, परंतु दोनों परिवार के दो बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है। बच्चे तो समझते ही नहीं जाति धर्म क्या होता है, उनका तो जहाँ लगाव हो गया दोस्त बन गया, किसी ने प्रेम से बात कर ली वो दोस्त बन गया, इस प्रकार से उनका लगाव बनता है। जाति धर्म से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं होता है। ये दोस्ती दिखाती है कि बच्चों की भावनाएं किसी भेद को नहीं मानती, वो कोई भेदभाव नहीं करते। जब सब लोग खेल रहे होते हैं बच्चे, तो वो एक दूसरे जाति पूछकर नहीं खेलते हैं, बल्कि निर्मल और स्वच्छ भाव से खेलते हैं। आज के समाज के लिए ऐसी ही दोस्ती की आवश्यकता है, जो धर्म के नाम पर खड़ी दीवारों को गिरा सके और समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। यानी जो भेदभाव की राजनीति हम अपने आसपास देख रहे हैं इसको समाप्त कर सके और हम लोगों के अंदर एक रूपता लाए, क्योंकि हम लोगों के नाम और धर्म अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग कैसे हैं, एक ही ईश्वर की संतान हैं। तो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक भी है। तो इस चैप्टर में कुछ मुख्य बिंदु मैंने बनाए हैं, उनको आप नोटिस करें, साथ में लिख लें। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पूरे चैप्टर में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसकी एक समरी आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया पात्रों का परिचय, यानी कि कहानी के कैरेक्टर कौन कौन से हैं। इस कहानी में दो पात्र हैं, बलभद्र नारायण शुक्ला, यानी जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं टोपी। ठीक है, और सैयद जरगाम मुर्तज़ा यानी इफ़न, इन शॉर्ट अपन उनको बोलते हैं इफ़न। तो ये दोनों कैरेक्टर्स के नाम बताए गए हैं, फुल फॉर्म बताए गए हैं, और बचपन में इनका नाम था, एक का नाम टोपी और एक का नाम था इफ़न। ठीक है, तो इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। वह इस कहानी का मुख्य पात्र हैं। टोपी के पिता डॉक्टर हैं, उनका परिवार भरा पूरा है। यह परिवार अत्यधिक संस्कारवादी है। ठीक है, घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, यानी कि एक अच्छी फैमिली से आता है ये। टोपी का एक दोस्त है इफ़न। टोपी हमेशा उसे इफ़न कहकर पुकारता है, यानी इफ़न नुक्ता लगता है फ के नीचे, लेकिन वो बोलता है इफ़न।
इफ़न को बुरा अवश्य लगता था, परंतु फिर भी वह उससे बात करता था क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। यानी इन दोनों में जातिगत भेदभाव होने के बाद भी आपसी प्रेम बहुत ज़्यादा था। इफ़न को जब वो इफ़न बोलता था तो उसे बुरा लगता था, क्योंकि नाम बिगड़ जाता है ना, आपका कोई नाम बिगाड़ेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी वो उसकी गलती को नज़रअंदाज करता था। कौन? इफ़न। क्यों करता था? क्योंकि ये दोनों गहरे दोस्त थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों के मज़हब अलग अलग थे, फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों में प्रेम का रिश्ता था। धर्म अलग अलग, घर अलग अलग, संस्कार अलग अलग, जातियाँ अलग अलग, उसके बाद भी इन लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव था, यानी कि इन शॉर्ट कह सकते हैं कि गहरी दोस्ती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया इफ़न की दादी का परिचय और व्यवहार। इसका एक और कैरेक्टर की मैं बात करूँ तो वो है दादी। ठीक है, तो इफ़न की दादी कैसी थी और उनकी दादी के प्रति टोपी का इतना लगाव क्यों था, वो उसकी दादी से इतना घुला मिला क्यों था। तो बताया गया इफ़न की दादी मौलवी परिवार से नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। वह एक ज़मींदार परिवार की तथा पूरब की रहने वाली थी। उनकी ससुराल लखनऊ में थी, जहां गाना बजाना बुरा समझा जाता था। यानी कि ये जिस परिवार से आती थी, मौलवी परिवार से, वहाँ पर गाना बजाना बुरा मानते थे। वो ये भी कहती थी कि अपने पति से कि आप हमेशा मौलवी बने रहते हो, यानी कि आप मौलवी हो ये बात ठीक है, लेकिन हमेशा ही मौलवी जिस तरह से बिहेव करते हैं आप वैसा बिहेव करते हो। तो उनके यहाँ पर गाने बजाने पर रेस्ट्रिक्शन था। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़न के पिता की शादी पर उनके मन में विवाह के गीत गाने की इच्छा थी, परंतु इफ़न के दादा के डर से नहीं गा पाई। अब चूंकि दादा मौलवी थे तो उनकी पत्नी यानी कि जो दादी थी, उनके मन में इच्छा थी कि वो अपने बेटे की शादी में गाएं, नाचें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। डर के मारे, किसके डर के मारे? मौलवी साहब के। उन्हें इफ़न के दादा से केवल एक शिकायत थी कि वे सदा मौलवी बने रहते हैं। इफ़न की दादी जब मरने लगी तो उसे अपनी माँ का घर याद आने लगा। यानी दादी जो थी वो लखनऊ की थी और आकर के यहाँ पर रहती थी शहर में। तो ऐसे में जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्हें अपने घर की याद आने लगी। इफ़न उस समय स्कूल गया हुआ था, यानी कि उनका जो पोता था वो वहाँ पर नहीं था। उसे अपनी दादी से बहुत प्यार था। वह इफ़न को कहानियाँ सुनाया करती थी। दादी पूरबिया भाषा बोलती थी जो उसे अच्छी लगती थी। टोपी को भी उसकी दादी की भाषा अच्छी लगती थी। अब चूंकि दोनों दोस्त थे, घर आना जाना था, तो जो दादी थी इफ़न की, वो इफ़न से तो प्यार करती ही थी, टोपी से भी बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि ये दोनों एक जैसी उम्र के थे। दूसरा, वो पूरब की रहने वाली थी तो पूरबिया भाषा बोलती थी। इफ़न को वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी और बहुत लाड़ करती थी। टोपी को इफ़न की दादी अपनी माँ जैसी लगती थी। जैसे माँ प्रेम करती है बच्चे से, वैसे ही इफ़न की दादी टोपी से भी प्रेम करती थी। इफ़न से तो करती ही थी, टोपी से भी करती थी। उसे अपनी दादी से नफरत थी। किसे? टोपी को, क्योंकि उसकी दादी कैसी थी? स्ट्रिक्ट थी। वो उसे डांटती थी, समझाती थी, तो उसको बुरा लगता था। जबकि इफ़न की दादी कैसी थी? वो उसको कहानियाँ सुनाती थी, लाड़ करती थी, खाने पीने की चीज़ें देती थी। तो बच्चे में लगाव किसके प्रति होता है? जो उससे प्रेम करता है, उसे खाने पीने की चीज़ें देता है, उसके साथ खेलता है, उसकी बात सुनता है। तो वो सारी खूबियाँ इफ़न की दादी में थी, इसलिए टोपी का लगाव इफ़न की दादी में ज़्यादा था और वो यानी कि टोपी अपनी दादी से नफरत करता था। वह इफ़न के घर जाकर उसकी दादी से बात करता, यानी उसे कोई भी बात करनी होती थी अपने मन की तो जाकर के वो इफ़न की दादी को बताता था, न कि अपनी दादी को। क्यों? क्योंकि टोपी की दादी जो थी वो स्ट्रिक्ट थी। नंबर 3 दिया है टोपी का इफ़न की दादी के प्रति लगाव। क्यों था? देखिए ज़रा, टोपी इफ़न से कहता है, कितना लगाव था उसका, किसका? टोपी का इफ़न की दादी के प्रति। वो कहता है कि वह अपनी दादी बदल लें, यानी कि मेरी दादी जो इतनी स्ट्रिक्ट है, हमेशा मुझे डांटती रहती है, समझाती रहती हैं, तो अपन ऐसा करते हैं, दादी बदल लेते हैं। इफ़न की दादी टोपी की दादी बन जाएंगी और टोपी की दादी इफ़न की दादी बन जाएंगी। लेकिन इफ़न उसे समझाता और क्या कहता? इफ़न उसे दिलासा देते हुए कहता कि फिक्र मत करो, तुम्हारी दादी जल्दी मर जाएगी, क्योंकि ये बूढ़े लोग जल्दी मर जाते हैं। दोनों बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों का लगाव है दादी के प्रति। तो वो बच्चे क्या बोलते हैं कि चिंता मत कर। उसका दोस्त बोलता है इफ़न कि चिंता मत कर, बूढ़े लोग ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, तो तेरी दादी मर जाएगी जल्दी से, तो फिर अच्छा रहेगा। इतने में नौकर ने आकर सूचना दी। अब ये बात बच्चे कर ही रहे हैं, इतने में इफ़न के घर से नौकर भागता हुआ आता है और वो सूचना देता है कि इफ़न की दादी मर गई है, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। जब टोपी इफ़न के घर गया तो मृत्यु का समाचार मिल ही गया था, दोनों बच्चे घर गए। टोपी इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था, यानी टोपी को ऐसा लग रहा था जैसे कि दादी के बिना पूरा घर खाली हो गया हो। हालांकि वहाँ बहुत लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी टोपी के लिए तो वो घर खाली हो गया था, क्योंकि जिससे उसका जुड़ाव था, यानी दादी से जो उसका जुड़ाव था, तो दादी तो रही नहीं, तो उसके लिए तो घर खाली हो चुका था और वहाँ पर सन्नाटा पसरा पड़ा था। वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी, घर मानो खाली हो चुका था। टोपी ने इफ़न से कहा, तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तब ठीक भया होता।
यानी इस घटना से टोपी इतना आहत हुआ, उसे लगा कि इरफान की दादी क्यों मर गई, इससे अच्छा तो ये होता कि मेरी दादी मर जाती और इरफान की दादी बच जाती। यानी बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, बच्चों के मन में जो भाव आता है उसके ऊपर आधारित ये बात कही गई यहाँ पर। नंबर 4 लिखा है इरफान के पिता का तबादला। तो टोपी के ऊपर 2 बिजलियां गिरी, एक तो दादी चली गई जिनसे वो मन की बात करता था, जो उसे लाड़ करती थी, खाने पीने की चीज़ें देती थी, हर बात वो शेयर करता था और खुश रहता था, कहानियां सुनता था। एक तो वो चली गई, उनकी मृत्यु हो गई, और थोड़े समय बाद क्या हुआ, इरफान जो उसका खास मित्र था उसके पिता का तबादला हो गया, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया। देखते हैं आगे। उस दिन टोपी ने कसम खाई कि आगे से किसी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेगा जिसके पिताजी की सरकारी नौकरी हो और वो बदलने वाली, यानी जिसकी बदली होती हो, जिसके पापा की गवर्नमेंट जॉब हो और उनका ट्रांसफ़र होता हो। क्योंकि टोपी आहत हो गया, दोस्त भी जा रहा है और दादी पहले ही चली गई, तो अब वो अकेला पड़ गया। तो उसने सोच लिया अब मैं किसी भी ऐसे लड़के को दोस्ती नहीं बनाऊंगा जिसके पापा सरकारी नौकरी करते हो और उनकी बदली होती हो, यानी वो जगह बदलते हों। इरफान के जाने के बाद टोपी अकेला हो गया था। उस शहर के अगले कलेक्टर हरि नाम सिंह थे, उनके 3 लड़के थे, तीनों लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। यानी कि उनके क्वार्टर में रहने के लिए जो कलेक्टर आए इरफान के, तो उनके भी लड़के थे, तो वहाँ पर गए टोपी शुक्ला उनसे दोस्ती करने के लिए। लेकिन उन लड़कों को मालूम था कि वो कलेक्टर के लड़के हैं, तो उनके अंदर एक अलग एटीट्यूड था, एक अहंकार था, तो उन लड़कों ने टोपी से दोस्ती नहीं की, उसको अपने आसपास भी फटकने नहीं दिया और उनसे लड़ाई और कर ली। ठीक, उनमें से किसी ने टोपी को अपने आसपास ही फटकने नहीं दिया, उनके साथ टोपी का झगड़ा भी हो गया। यानी कि वो 3 लड़के जो थे वो घमंडी थे, कलेक्टर के बेटे थे, तो उनके अंदर एक अलग से अकड़ थी, तो उन्होंने टोपी को अपना दोस्त नहीं बनाया। आगे देखते हैं। टोपी की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव। इन घटनाओं से क्या हुआ, दादी चली गई, एक तो वो दुख, दूसरा दोस्त भी चला गया जो इरफान था वो भी चला गया, तो उसका क्या असर पड़ा टोपी के ऊपर, नकारात्मक प्रभाव पड़ा उसकी पढ़ाई पर। क्या हुआ, 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, यानी कि वो इस घटना से बाहर ही निकल नहीं पाया। वो इतना अकेलापन महसूस करने लगा कि वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सका। ठीक है, तो उसके कारण से वो 2 बार फेल हो गया, जिस कारण उसे घर में और अधिक डांट पड़ने लगी थी। स्कूल में भी उसे अध्यापकों ने सहयोग नहीं दिया, घर पे भी डांट पड़ने लगी क्योंकि कंटिन्यू 2 साल फेल हो गया। और जो टीचर्स थे जो स्कूल में उसे पढ़ाते थे वो भी समझने लगे थे कि पढ़ाई में ध्यान देता नहीं है, तो वो भी उसका सहयोग नहीं करते थे। अध्यापकों ने उसे 9वीं में लगातार 3 साल फेल होने पर उसे नज़रअंदाज कर दिया था। यानी क्लास में तो वो होता था, वो पढ़ने की कोशिश भी अगर करे तो टीचर उस पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो कंटिन्यू फेल होता जा रहा था 9th क्लास में। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके साथ सहानुभूति रखता हो, यानी उससे मिलकर रहने वाला, उससे प्रेम करने वाला, उसकी प्रॉब्लम को समझने वाला कोई भी नहीं था। घर के लोग सब अपने कामों में बिजी रहते थे, पिता की नौकरी रहती थी, दादी स्ट्रिक्ट थी, अनुशासन प्रिय थी, तो वो ज़्यादा बात करती नहीं थी। तो कुल मिलाकर के टोपी अब अकेला पड़ गया था। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसके साथ पढ़ाई में मदद करे उसकी, या उसकी प्रॉब्लम्स को समझे, उसका अकेलापन बांटे। वो अपने मन की बात अब किसी से भी नहीं कह सकता था, क्योंकि दादी भी चली गई थी और इरफान का पिताजी का भी तबादला हो गया था। उसे परीक्षा में पास होने के लिए प्रेरित करता, कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो उसे मोटिवेट करता कि भाई तुम मेहनत करो, इस साल जरूर पास हो जाओगे, ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था। घर और स्कूल में किसी ने भी उससे अपनापन नहीं दिखाया, सब उससे कटने लगे, यानी कि दूर रहने लगे। स्कूल में टीचर्स और उसके फ्रेंड्स आगे बड़ी क्लासेस में चले गए, वो पीछे रह गया, तो उनका साथ भी छूट गया। टीचर्स ने उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया क्योंकि वो कंटिन्यू फेल हो रहा था, और घर में भी कोई उससे लगाव नहीं रखता था, तो पूर्णतया वो अकेला हो गया। उसने स्वयं ही मेहनत की और तीसरी श्रेणी में 9वीं पास कर ली। यानी उसने क्या किया, उसने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, और क्या किया, अंतिम प्रयास में उसने 3rd डिवीज़न से 9th क्लास को आखिरकार पास कर ही लिया, जैसे तैसे करके। उसके 9वीं पास करने पर दादी ने कहा, उसकी दादी ने क्या कहा, उसकी रफ्तार अच्छी है, तीसरे वर्ष में तीसरी श्रेणी में पास तो हो ही गए। यानी कि दादी ने सिर्फ इतनी सी बात कही, उसके मोटिवेशन के लिए समझ लो या ऐसे व्यंग समझ लो। जब वो जैसे तैसे पास हो गया, 3 साल के बाद जब वो पास हुआ तो वो 3rd डिवीज़न पास हुआ, तो दादी ने कहा तुम्हारी स्पीड अच्छी है, तीसरी साल में तुमने 3rd डिवीज़न पास किया है। ठीक है, इस घटना के साथ और इस वक्तव्य के साथ में ये चैप्टर समाप्त होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा टोपी और शुक्ला नाम के 2 अलग अलग धर्मों के दोस्त थे, उनमें गहरी मित्रता है, दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, साथ खेलते हैं। वो दोनों जब साथ होते हैं तो अकेलेपन का कोई काम नहीं होता। इसके अलावा हमने पढ़ा कि उसकी जो दादी है वो मुस्लिम परिवार से आती है, मौलवी फैमिली से आती हैं, और वो इरफान के साथ साथ यानी अपने पोते के साथ साथ उसके दोस्त टोपी को भी बहुत प्यार करती हैं, जिसके कारण टोपी का लगाव हो जाता है दादी के साथ में। लेकिन बात ये होती है कि टोपी की जो दादी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो उसकी बात ही नहीं सुनती है, घर पे कोई उसे टाइम ही नहीं देता है, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं करता है, उससे लाड़ ही नहीं करता है, तो वो अपने घर से कटा कटा सा रहता है और दादी के साथ कहानियाँ सुनता है, खाने पीने की चीज़ें, खेलना कूदना करता है। लेकिन होता ये कि अचानक से एक दिन
दादी मर जाती है, इरफान की दादी मर जाती हैं। तो ऐसे में उसे बड़ा दुख होता है और टोपी कहता है कि इससे अच्छा तो मेरी दादी मर जाती तो बढ़िया रहता। लेकिन इरफान उसको समझाता है कि चिंता मत कर बेटा, बहुत कम समय के लिए बूढ़े लोग जिंदा रहते हैं और फिर वो जल्दी मर जाते हैं। यानी बच्चे आपस में इस प्रकार की बातें करते हैं। इरफान की दादी के मरने के बाद अब टोपी के लिए तो घर में कुछ बचा ही नहीं और उसके लिए तो सब तरफ सन्नाटा हो गया, घर में शांति पसर गई एकदम से। अब वो अपने मन की बातें किससे करता, क्या करता, दुखी रहने लगा। ऐसे में एक और घटना उसके जीवन में घटी कि इरफान के जो पिता थे वो सरकारी नौकरी में थे, उनका भी तबादला हो गया, जिसके कारण इरफान को टोपी को छोड़ करके जाना पड़ा। तो इससे इरफान के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वो कंटिन्यू फेल होने लगा। उसने कई दोस्त बनाने की कोशिश करे, लेकिन वो दोस्त भी नहीं बना पाया। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, कोई उससे लगाव नहीं रखता था, कोई उसका मित्र नहीं बनता था। वो कंटिन्यू फेल होता जाता है। इस कारण से उसके जो दोस्त थे वो सब आगे कक्षाओं में चले गए और वो पीछे रह गया। टीचर्स ने भी उसके साथ कोऑपरेट करना यानी उसको सहयोग करना बंद कर दिया। पेरेंट्स ने भी उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। फिर ऐसे में टोपी ने अपने आत्मबल को इकट्ठा किया और सेल्फ मोटिवेशन यानी कि स्वयं के द्वारा आत्मविश्वास पैदा करके उसने जैसे तैसे करके तीसरी साल में 3rd डिवीजन से 9वीं क्लास पास कर ली। और जब उसने पास कर ली तो अपने आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ा और उसकी दादी ने ऐसे में उसको बोला कि भाई चलो जैसा भी है, तुम्हारी जो भी स्पीड है, जो भी गति है, उसके अनुसार तुमने तीसरी श्रेणी में ही करी, तीसरे साल में ही करी, लेकिन परीक्षा पास कर ली। इस घटना के साथ में ये चैप्टर समाप्त होता है। तो इसके पॉइंट्स जरूर लिख लेना। पॉइंट्स लिख लोगे तो आपके साथ ही घटनाक्रम साथ साथ जुड़ता चला जाएगा और एक समरी बन जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर जो विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं। देखिएगा जरा, क्वेश्चन पूछा है टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। आंसर देखते हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा गया है। इरफान ने घर में टोपी का सबसे अधिक मेल मिलाप उसकी दादी से था। इरफान के घर में टोपी का सबसे ज़्यादा जो मेल मिलाप था, लगाव था, वो इरफान की दादी से था। दादी की बोली उसे बहुत पसंद थी क्योंकि वो पूरबिया बोलती थी, अभी हमने पढ़ा था। और टोपी की माँ की बोली भी वही थी। टोपी को इरफान की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था, यानी कि वो अच्छी अच्छी बातें करती थी, उससे लाड़ प्यार करती थी, तो बच्चा उनकी तरफ खिंचा हुआ था। वो पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की तरह मज़ेदार लगता था, तिल के बने व्यंजनों की तरह अच्छा लगता था और वह दादी की डांट सुनकर चुपचाप उनके पास चला आता। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात कही थी। क्या होता, जब भी इरफान के घर जाता टोपी तो दादी उसे लाड़ प्यार करती, खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें देती, तो उन बच्चों को दादी की हर बात शक्कर जैसी लगती थी, यानी मीठी मीठी बातें लगती थी। इसके जस्ट अपोजिट दादी जो थी टोपी की, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, डांटती थी। तो ऐसे में डांट खा के वो सीधा इरफान की दादी के पास चला जाता और उससे कहता कि अपन दादी बदल लें तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इसके बाद अम्मी शब्द पर टोपी घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। हिंदू परिवार के अंदर बच्चे ने बोल दिया अम्मी शब्द, तो क्या प्रतिक्रिया हुई, किस प्रकार से लोगों ने उसकी ओर देखा, किसकी ओर, टोपी की ओर। अम्मी यह शब्द सुनते ही खाने की मेज पर बैठे सभी लोग चौंक गए, क्योंकि हिंदू फैमिली थी, वहाँ पे बच्चे ने अचानक से अम्मी बोल दिया मम्मी को, तो सब चौंक गए। उनके हाथ खाना खाते खाते रुक गए। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे। उसके मुंह से यह शब्द सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे रीति रिवाज की दीवार हिलने लगी हो। यानी जो बहुत संस्कारवादी थे, है ना, और अपने धर्म को बहुत मानते थे, उनके घर में जब ये शब्द गूंजा तो उनको लगा कि हमारे जो संस्कार हैं वो बच्चे को ठीक प्रकार से नहीं मिल पाए हैं। टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई। यानी टोपी की जो रियल दादी थी, उनका नाम था सुभद्रा देवी, वो उसी वक्त खाने की टेबल से उठ गई। यानी उनको इतना बुरा लगा। टोपी की माँ राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा, यानी उसकी पिटाई हो गई, तूने ये शब्द क्यों बोला, यहाँ पर अपन तो हिंदू हैं, तूने मुस्लिम शब्द क्यों प्रयोग किया। इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत होकर के घर में जितने भी लोग थे उन सबकी जो प्रतिक्रिया थी वो नकारात्मक हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियम में क्यों चला गया था। तो कस्टोडियम अर्थात सरकारी कब्जा, यानी जो उनकी जो दादी थी, इरफान की दादी का जो पुश्तैनी घर था उस पर सरकारी कब्जा हो गया था। तो इरफान की दादी के मायके वाले जब कराची में रहने चले गए तो उनके पुराने घर की देखभाल के लिए कोई नहीं रह गया था। उनके घर पर कोई मालिकाना हक भी नहीं रहा था, क्योंकि सारे लोग क्या हुआ था, अपने मुल्क चले गए थे, दूसरे मुल्क में चले गए थे। तो ऐसे में उनका जो पुश्तैनी घर था उसकी देखभाल करने वाला या उस पर अधिकार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा था। इसी कारण इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियम में चला गया था। कस्टोडियम यानी कि सरकारी कब्जे में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 4, टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के लिए आपके क्या सुझाव है, अपने शब्दों में बताइए, या चैप्टर के आधार पर अपने शब्दों में बताइए कि शिक्षा में किस प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए। 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा इसके आंसर पर। बच्चे फेल होने पर मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है।
वे उसी कक्षा में अपने से छोटे विद्यार्थियों के साथ बैठने में शर्म महसूस करते हैं। अध्यापकों को चाहिए कि वे फेल हुए बच्चों पर भी उतना ही ध्यान दें जितना दूसरे बच्चों पर दिया जाता है, क्योंकि कहानी में हमने देखा कि जब 2-3 साल टोपी फेल हो गया तो ऐसे में टीचर्स ने भी उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं, दोबारा से उसी कक्षा में बैठते हैं, तो टीचर्स को उनके ऊपर भी बराबर का ध्यान देना चाहिए। बच्चों को केवल किताबी ज्ञान पर ही नहीं परखना चाहिए, यानी कि अगर आप नंबर लेकर के आएंगे तभी आप पास हैं, आपके अच्छे नंबर आएंगे तभी आप पास हैं। तो इस प्रकार के किताबी ज्ञान पर नहीं परखना चाहिए, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को समझना चाहिए, उनकी परेशानी को समझना चाहिए। कई बच्चे लिख नहीं पाते, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा करते हैं, कई बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लिख बहुत अच्छा देते हैं। तो इस प्रकार से सरकार को थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, इरफान की दादी अपने पियर क्यों जाना चाहती थी? जैसा कि हमने पढ़ा था ना, जब उनकी मृत्यु का समय आ रहा था तो उन्हें लगता था पियर जाए, तो क्यों जाना चाहती थी? इरफान की दादी किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। वो मौलवी फैमिली में शादी होकर के आई थी, लेकिन उनका घर का बैकग्राउंड क्या था? वो जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उसी दही के लिए तरस गई थी। लखनऊ शहर हो गया और वो थी गांव की जमींदार की बेटी, तो वहाँ पे दूध दही खूब मिलता था। लखनऊ में ये चीज़ें अवेलेबल आसानी से नहीं होती थी। जब भी वह अपने मायके जाती तो जितना उसका मन होता जी भर के खा लेती। जब भी वो अपने मायके जाती थी तो बढ़िया बढ़िया गांव के जो व्यंजन होते हैं, फल फ्रूट होते हैं, दूध दही होते हैं, उनको मन भर के खा लेती थी। क्योंकि लखनऊ वापस आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता, क्योंकि मौलवी फैमिली में शादी हुई थी। तो गांव में गए अपने पिता के घर पे तो खाया पिया, और जैसे ही वापस लखनऊ लौट करके आती थी तो वो मौलवीन बन जाती थी, यानी कि उन्हें एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। यही कारण था कि इरफान की दादी अपने पियर जाना चाहती थी। इसीलिए चैप्टर के अंदर ये घटनाक्रम आया था कि इरफान की दादी जो है वो अपने ही गाँव की भाषा बोलती थी, पुरबिया भाषा, और उनकी इच्छा थी कि मृत्यु से पहले वो एक बार अपने घर चली जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं और इनका जो आंसर है बहुत ही साधारण भाषा में बना करके आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ चैप्टर को खत्म करते हैं। टोपी शुक्ला और इसके राइटर राही मासूम रजा, 2 बिंदुओं पर हमने बात करी, विस्तृत व्याख्या करी हमने। कहानी को क्रम को समझ लेना बहुत अच्छे से, जो कि मैंने पॉइंट वाइज जमाया हुआ है। हम जब पॉइंट वाइज जमाते हैं तो इसमें उन पैराग्राफ को लिया जाता है, उन पैराग्राफ की समरी को ली जाती है, जो कि जिनमें से कई सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन्हें समराइज करके और बहुत साधारण भाषा में पॉइंट्स बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप इन पॉइंट्स को जरूर लिखें, ये आपकी भाषा को एक प्रॉपर शैली में जोड़ देंगे। ठीक है, और आपको सारा घटनाक्रम समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमने जो प्रश्नोत्तर पर चर्चा की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक वीडियो के अंदर, हर एक चैप्टर में जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको बहुत ध्यान से पढ़ें, शब्द सीमा का ध्यान रखें, प्रश्न कैसे पूछा गया उसकी भाषा को समझें। तो इसी वीडियो के साथ में हम ये चैप्टर खत्म करते हैं, टोपी शुक्ला। मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।